सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में एयरपोर्ट हो या सड़कें हो, ऐसे दृश्य, ऐसी दर्दनाक कहानियां, ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं जिससे पूरा देश दुखी है, पीड़ित है और कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। अपने ही देश में कश्मीरी पंडित विदेशी हो गए, अपने ही देश में कश्मीरी पंडित बेगाने हो गए, अपने ही देश में एक हिस्से में कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों की आतंकवादियों के द्वारा नृशंस हत्या की जा रही है। सरकार उनको सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है, उनको उन्हीं की कॉलोनियों में कैद कर दिया गया है, जेल बना के कैद कर कर उनको उनके घरों में, उनकी कॉलोनियों में रखा गया है। उनको प्रदर्शन करने पे, आंदोलन करने पे, आवाज उठाने पे, अपनी सुरक्षा की बात करने पे लाठियों से पीटा जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी की सरकार से, केंद्र सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री अमित शाह जी से, क्या गुनाह है उनका? आज आपकी सरकार केंद्र में है, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा करने के बजाय, उस पर चिंता करने के बजाय आपकी सारी चिंता विपक्ष के नेताओं को कैसे फंसाया जाएगा इस काम में लगी हुई है। उनको आपके इन बैठकों की नौटंकी नहीं चाहिए, बैठकों के बाद आपके लंबे चौड़े भाषण नहीं चाहिए। कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा चाहिए। अमित शाह जी, सुरक्षा। आप बैठकों का ड्रामा करके, बड़ी बड़ी बातें करके देश को एक नहीं अनेक बार गुमराह कर चुके। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पूरे देश को याद दिलाना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडितों का पलायन दो मौके पर हुआ। एक 1990 में, जब बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया, उस वक्त केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थित सरकार थी और इनके नेता जगमोहन, जिनको बाद में मोदी जी ने पद्मश्री से सम्मानित किया, वो जगमोहन वहां के राज्यपाल थे कश्मीर के, और उस समय कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था। दूसरा, इस देश को शर्मसार करने वाला दृश्य आज देखने को मिल रहा है। इस देश को पीड़ा देने वाला दृश्य आज देखने को मिल रहा है। इस देश के लोगों को दुखी करने वाला दृश्य आज देखने को मिल रहा है, जब कश्मीरी पंडित अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने बूढ़े मां बाप के साथ, अपनी पत्नी के साथ कश्मीर छोड़कर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उनको खतरा है, किसी भी समय उनको मार दिया जाएगा, किसी भी समय उनकी हत्या हो सकती है। और मोदी जी की सरकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरीके से उनको सुरक्षा देने में विफल है। फेल हो चुकी है सरकार। पूरे देश के सामने इसका चेहरा बेनकाब हुआ है। बड़े बड़े दावे करते थे, आतंकवाद रोक देंगे, बड़े बड़े दावे करते थे, कश्मीर में तो इंडस्ट्रीज लग जाएंगी, कश्मीर में रोजगार बढ़ जाएगा, कश्मीर में जमीनें खरीदेंगे लोग, कश्मीर में जाके कश्मीरी पंडितों को बसाया जाएगा। अरे कश्मीरी पंडितों को बसाना तो दूर की बात, बचे थे तुम्हारी सरकार में, उनको भी वहां से पलायन करना पड़ रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। सोचिए और जवाब दीजिए। 7 दरवाजे के पीछे मत छुपिए मोदी जी, इन सवालों से भागिए मत अमित शाह जी, और बैठकों का ड्रामा और नौटंकी करके बड़ी बड़ी बातें करना बंद कीजिए। कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा दीजिए, उनको सुरक्षा चाहिए। उनको आपके लंबे चौड़े भाषणों से मतलब नहीं। आप वो लोग हैं
जो कश्मीर फाइल्स फिल्म बना के पूरे देश में कई महीनों तक रोना धोना और चर्चा चलाना, उनके दर्द को बेचने का काम, उनके दर्द पे राजनीति करने का काम आपने किया। लेकिन जब आज वाकई उनके ऊपर मुसीबत आ गई, उनकी हत्याएं हो रही हैं, तो आप लोग 7 दरवाजे के पीछे छिपे हुए हैं। अब चिंता नहीं है कश्मीरी पंडितों की, अब चिंता नहीं है उनके सुरक्षा की। तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से इस सरकार को चेताना और बताना चाहता हूं कि जल्द ही सख्त से सख्त कदम उठाइए और जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों की हत्या की है, उन आतंकवादियों का सफाया कीजिए, उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। वो कार्रवाई चाहते हैं, आपकी बैठक और आपकी नौटंकी नहीं चाहते। मुझे ये बात कहनी थी। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आम आदमी पार्टी क्योंकि अब अपने आप को कश्मीर में भी मुद्दे उठा रही है, सब कुछ कर रही है, किस तरीके से मौजूदा घटनाक्रम को इस तरीके से देखती है कि पलायन, क्योंकि गृह मंत्री कह रहे हैं कि सुरक्षा पूरी दी जाएगी और जो वहाँ के गवर्नर हैं वो भी एश्योर कर रहे हैं, लेकिन भरोसा क्यों नहीं हो रहा है सरकार के ऊपर? अमित शाह जी की बातों पर कश्मीरी पंडितों को भरोसा और यकीन क्यों नहीं है? और क्यों उनको पलायन करना पड़ रहा है? मैंने याद तो दिलाया आपको, 2 बार पलायन का दृश्य इस देश के लोगों ने देखा। एक 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित केंद्र में सरकार थी, और दूसरा 2022 में जब मोदी जी की 56 इंच के सीने वाली सरकार देश में है। दोनों वक्त बीजेपी फिल्म के नाम पे राजनीति करते हैं, बैठकों का ड्रामा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई क्या की आपने? हम लोग तो जो देख रहे हैं वो तो यही देख पा रहे हैं कि जो कश्मीरी पंडित विरोध के लिए आवाज भी उठाते हैं, उनको आप लाठियों से पिटवा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं उनके ऊपर, उनको उनकी कॉलोनियों में, उनके घरों में बंदी बना दिया गया है, कैदियों की तरह रखा गया है। तो विश्वास नहीं है इस सरकार के ऊपर कश्मीरी पंडितों को, इसके कारण वो लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। ये वक्त है देश के एक एक नागरिक को, सारे कश्मीर के नागरिकों को, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को, ये वक्त है कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा होने की। ये वक्त है कश्मीरियों पे जो जुल्म हो रहा है, जो अमरीन भट्ट की भी हत्या हुई, मार दिया आतंकवादियों ने, एक बिहारी मजदूर की हत्या हो गई, राजस्थान से एक बैंक मैनेजर, वहां पे बैंक मैनेजर का काम करने गए थे, वहां पे उनकी कल हत्या हो गई। 18 हत्याएं हो गई चंद दिनों में। और चिंता क्या हो रही है कि कैसे विपक्ष वालों का गर्दन दबा के उनको कैसे जेल में डाला जाए, और सारे टीवी चैनल्स पे यही बहस चलाई जाए, सारे मीडिया में यही बस। मतलब आप सोचिए कि केंद्र के मंत्री, केंद्र के नेता, बीजेपी के नेता, इनको कोई चिंता नहीं। ये कैबिनेट की मीटिंग इस बात में नहीं कर रहे हैं कि कैसे सुरक्षा दी जाएगी, कैसे कार्रवाई की जाएगी। तो ये बात है। सर, आपको लगता है कि जो कश्मीर पॉलिसी थी वो फेल हो गई है इस सरकार की? ये तो सामने दिख रहा है। आतंकवाद से लड़ने के बड़े बड़े दावे मोदी जी, अमित शाह जी रैलियों में, सभाओं में, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, लोकसभा में इनके भाषण सुनिए तो लगता है कि अभी ही जाके सीमा पे लड़ने लगेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कश्मीर में? ये पलायन के दृश्य, अपने ही देश के अंदर लोग विदेशी हो जाएं, एक हिस्से को छोड़ के अपने परिवार, बच्चों, बूढ़े माँ बाप के साथ उनको भागना पड़े। ये पलायन का दृश्य इस देश ने कब देखा? 2 बार देखा। 1990 में
जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन था केंद्र में, और इनके ही नेता जगमोहन वहां के राज्यपाल थे। दूसरा दृश्य अब देखने को मिल रहा है, जब 56 इंच के सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, आज तक एक भी टिप्पणी कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर आपने सुनी? दुख का एक भी ट्वीट देखा आपने? कोई संवेदना के एक भी वक्तव्य आपने कहीं सुने और देखे? ब्राजील के फुटबॉलर पे हमारे प्रधानमंत्री जी को चिंता हो जाती है, लेकिन अपने ही देश के एक हिस्से में लोग एयरपोर्ट पे भरे पड़े हुए हैं, सड़कों पे भरे, रात भर गाड़ी चला के वहां से निकल रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। कहीं आपने सुना प्रधानमंत्री जी की कोई चिंता? और गृह मंत्री जी बैठक कर रहे हैं। अरे उनको कार्रवाई चाहिए, बैठकों की नौटंकी नहीं चाहिए। बड़गाम में 350 हिंदू परिवार, बड़गाम में 150 परिवारों ने आज पलायन कर दिया। उनमें से कुछ परिवारों ने आज ये कहा कि हमें गृह मंत्री अमित शाह से नाराजगी है, अमित शाह हमारी सुरक्षा को छोड़कर ये अक्षय कुमार की फिल्म को प्रमोट करने में जुटे हुए हैं। देखिए, निश्चित रूप से उनका जो दर्द है, उनकी जो पीड़ा है, वो जायज है अपनी जगह। एक आदमी जो एक सरजमी पे पैदा हुआ, पला बढ़ा, पढ़ा लिखा, शादी की, उसके बच्चे हैं, उसके माँ बाप हैं, उसका अपना घर बार है, जमीन है, वो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो इसलिए उनका जो दर्द है, उनकी जो तकलीफ है, वो 100% जायज है। अपने ही देश में वो विदेशी हो गए, अपने ही देश में वो बेगाने हो गए, अपना घर बार छोड़ के उनको निकलना पड़ रहा है। और गृह मंत्री जी अमित शाह जी फिल्म देखते हैं या दूसरों को फंसाने में व्यस्त रहते हैं, या कोई उनकी चिंता का विषय और है, वो तो वही स्पष्ट कर सकते हैं। जो देश देख रहा है वो तो ये देख रहा है कि उनसे कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। सर, धारा 370 हटा तो बीजेपी ने एक बात कही कि नया कश्मीर बनेगा, और दूसरा सवाल मेरा ये कि क्या जो कश्मीरी पंडित हैं वो पलायन करके दिल्ली आते तो दिल्ली सरकार उनको किस तरीके से मदद करेगी? देखिए, पहली बात तो ये कि नया कश्मीर तो नहीं बना, 1990 वाला पुराना कश्मीर बन गया, नया कश्मीर नहीं बना। वो कश्मीर जिसमें दावे किए जा रहे थे कि लोग जाकर पूरे हिंदुस्तान से ज़मीनें खरीदेंगे, वो कश्मीर की जिसमें दावे किए जा रहे थे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगेंगी, रोजगार मिलेगा, वो कश्मीर की जिसमें दावे किए जा रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम काम वहाँ पर होंगे, तरक्की और विकास के रास्ते पे कश्मीर आगे बढ़ेगा, वो कश्मीर तो नहीं बना। 1990 के दशक वाला कश्मीर बन गया, जिस वक्त कश्मीरी पंडितों ने रातों रात पलायन किया था। आज फिर 2020 में मोदी जी की सरकार में पलायन करना पड़ रहा है कश्मीरी पंडितों को। तो ये पुराना कश्मीर बन गया, नया कश्मीर नहीं बना। जहां तक दिल्ली सरकार का प्रश्न है और आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, हमने हमेशा से संवेदनशीलता के साथ कश्मीरी पंडितों के मामले को देखा है और उस पर कार्रवाई भी की है। और आपको याद होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया था कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों को, जो यहाँ पे टीचर्स थे लंबे समय तक, जब यहाँ पलायन करके आए थे तो उनके पास कागजात नहीं थे, सर्टिफिकेट नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके उनको नौकरी में पक्का करने का एक निर्णय हमारी सरकार ने किया। उस पक्का करने का भी विरोध सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लीगल सेल की हेड, लीगल सेल के वकील को खड़ा करके किया। इनके द्वारा नियुक्त एलजी ने किया। तो इसलिए कश्मीरी पंडितों के दर्द में हम संजीदगी और संवेदनशीलता के साथ पहले भी खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे। सर, भाई मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद
बाद आज सांसद गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने 370 के बारे में बताया कि हमने ये धारा हटाई है। जब उनसे पूछा गया कि कश्मीरी पंडितों पे इस तरह के जुल्म हो रहे हैं तो बचते नजर आए। देखिए, धारा हटाई है तो किया क्या उन्होंने, काम क्या किया? धारा हटाते वक्त उन्होंने देश से समर्थन मांगा, सबने उनका समर्थन किया, और उस समय के दावे क्या थे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगेंगी, वहां पे जाके लोग जमीनें खरीदेंगे, पूरे देश के लोग वहां जाकर बस जाएंगे, कश्मीर तरक्की के रास्ते पे जाएगा, उनको रोजगार मिलेगा। हो क्या रहा है? और जैसा अभी आपके एक मित्र सवाल पूछ रहे थे कि नया कश्मीर बनने का दावा किया गया, तो नया कश्मीर तो बना नहीं, 90 वाला कश्मीर बन गया। ये नया नहीं, 90 वाला कश्मीर है। उस वक्त भी कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया था और आज भी कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। उस समय भी बीजेपी की सरकार केंद्र में समर्थित थी, उनके नेता राज्यपाल थे। आज भी बीजेपी की सरकार 2022 में भी है। ये दोनों दुर्दिन, ये दोनों तकलीफ के दिन, ये दोनों पीड़ा देने वाले दिन कश्मीरी पंडितों को और देश को भाजपा के राज में देखने को मिला। सर, वहीं जब सत्येंद्र जैन जी के बारे में पूछा गया उनसे कि इस तरीके से मामला आया है, तो उनका जवाब ये था कि अगर 70 के 70 विधायक गलत हैं तो सब जेल जाने चाहिए। तो अब कब कहा तो केजरीवाल जी ने कि सबको जेल में भेजो, पहले भी भेज चुके हो, फिर से भेजो, सबको जेल में जाना चाहिए। लेकिन राफेल में दलाली खाने वालों को और उसको क्लीन चिट देने वालों को राज्यसभा में पहुंच जाना चाहिए। आप बताइए, 500 करोड़ का जहाज 1627 करोड़ में खरीदा, उसकी क्लीन चिट ली जिस आदमी से, उसको राज्यसभा में भेज दिया। तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? सबको जेल में तो जाना चाहिए, लेकिन उनको याद नहीं है गौतम गंभीर जी को, वो उस पार्टी के नेता हैं जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। वो उस पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी की सरकार पर शहीदों के ताबूत में घोटाला करने का आरोप है। वो उस पार्टी के नेता हैं जिसमें व्यापम घोटाला हुआ, कई लोगों की मौत हो गई उस घोटाले के कारण। वो उस पार्टी के नेता हैं जहां पे जल जीवन मिशन का घोटाला उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ का हुआ, ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, वेंटिलेटर का घोटाला हुआ, और तो और प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी कर ली इन लोगों ने। तो अब ये चंदा चोर पार्टी दूसरों को सिखाएगी, नैतिकता का पाठ बताएगी, तो इनकी बातें कौन सुनेगा और कौन मानेगा? जेल भेजना है, वो उनका उद्देश्य है, वो सबको भेज सकते हैं। मनीष सिसोदिया जी का पत्र हमने दिखाया कि उनके मामले में क्या हुआ। एक एप्लीकेशन, एक शिकायत उनको 3 साल पहले मिली, 2019 में। 3 साल तक एसीबी उस पर सोती रही। जब सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हो गई तो मोदी जी ने कहा, जागो जागो जागो, नींद से जागो, अब मनीष सिसोदिया को पकड़ना है, उठो। 3 साल के बाद उस एप्लीकेशन पे एसीबी का इंस्पेक्टर कह रहा है, आपके पास कोई साक्ष्य हो तो लेकर आओ। आप मुझे बताइए, आप सारे मित्र पत्रकार हैं, अगर किसी थाने में दरखास्त देते हैं 24 घंटे, 48 घंटे, 1 हफ्ते, 1 महीने, कुछ तो निपटारा होना चाहिए। तुम्हें शिकायत मिली 2019 में, 22 में तुम्हें याद आ रहा है कि अरे रे इसको फॉरवर्ड करना है, इसमें साक्ष्य लेना है 3 साल के बाद। ये तो 5वीं के बच्चे को भी समझ में आ जाता है कि किस तरीके से दुर्भावना के कारण आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहते हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल से परेशान है भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं दिखा तो रहा हूं आपको कि एक यहाँ पे एमसीडी का विद्यालय बना है जहाँ पे 15 साल इन लोगों का राज है। अब वो विद्यालय देखिए, आपको ये विद्यालय के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, भवन के छज्जे क्षतिग्रस्त हैं, कृपया दूरी बनाए रखें। ये है एमसीडी का स्कूल। भवन के छज्जे क्षतिग्रस्त हैं, कृपया दूरी बनाए रखें, और इसी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। आप देखिए, इसी स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं। ये है, ये इनके टॉयलेट्स की दशा देखिए। ये इस तरह के स्कूल एमसीडी के हैं जहां 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज है।
तो खुद कुछ काम करना नहीं है, दूसरे को काम करने नहीं देंगे, खुद बच्चों को सरकारी स्कूल में नमक रोटी खिलाएंगे, और जो बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बनवा रहा है सरकारी स्कूल में, स्विमिंग पूल का निर्माण करा रहे हैं, जो एथलीट के ग्राउंड बना रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी क्रांति ला रहे हैं कि दुनिया के तमाम देशों के सम्मेलन में भारत से शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को बुलाया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती हैं तो कहती हैं कि केजरीवाल जी का और मनीष सिसोदिया के द्वारा बनाया गया स्कूल हमें देखना है। उसको भाजपा कह रहे हैं तो भ्रष्टाचारी है, ये तो गलत कर दिया, ये तो घपला कर दिया। जाके देखिए बाबा जी का स्कूल यूपी में, हम लोग गए थे, हमें जाने नहीं दिया। गोबर पाथा जाता है, गोबर, जो सरकारी स्कूल, कभी आप चलिए हम दिखाएंगे आपको। तो इसलिए इनकी बातों का क्या कहा जाए, बस इतना ही कहा जा सकता है कि बंदर के हाथ में अस्तूरा है, चाहे जिस तरफ चलाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। संजय जी, बीजेपी के साथ साथ आप कांग्रेस भी पीछे नहीं है, पुलिस के पास पहुंचे हैं, कह रहे शराब की नगरी बना दिया दिल्ली। देखो, कांग्रेसियों पे मुझे दया आती है, उनका तो पूरा समय आपस में झगड़ा करने में जा रहा है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, G23 बना के लड़ रहे हैं आपस में वो लोग। तो कांग्रेस पार्टी एक कंफ्यूज्ड पार्टी है, और कांग्रेसियों की हालत ये है कि जब उनकी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे कार्रवाई होती है तब तो ईडी का दुरुपयोग हो जाता है, और सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई होती है तो ईडी का सदुपयोग हो जाता है। तो कांग्रेसियों के बारे में क्या बोलें? जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के कीर्तिमान बनाए इस देश के अंदर, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कौन कौन सा घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, क्या क्या घोटाला किया इन लोगों ने, इनकी क्या बात की जाए। सर, एक सवाल, मानसा में बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है, विपक्षी पार्टियां वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोकल्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पे क्या रिएक्शन है आप लोगों का? देखिए, मैं सबसे पहले तो सिद्धू मूसावाला जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ी घटना है, पीड़ादायक घटना है। उनके परिवार के साथ सबको खड़ा होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि आप निकालिए सुखबीर बादल जी का बयान, आप निकालिए कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान, आप निकालिए सुनील जाखड़, और मैं नाम लेके कह रहा हूं, नाम लेकर कह रहा हूं, आप निकालिए सुनील जाखड़ जी का बयान, आप निकालिए तरुण चुग जी का बयान जो बीजेपी के नेता हैं, आप निकालिए बग्गा का बयान जो बीजेपी का नेता है। इन सब के बयान आप देख लीजिए, सिद्धू मूसावाला के बारे में किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार की लैंग्वेज, किस प्रकार की टिप्पणी ये लोग करते थे और इस्तेमाल करते थे, किस भाषा का, इसको कृपा करके आप लोग जरूर देखिए, और हो सके तो अपने टीवी चैनल पे चलाइए, और उसके बाद ये पूछिए इनसे सवाल कि क्या इनको ऐसे मौके पर घड़ियाली आंसू बहाने का अधिकार है? जब सिद्धू मूसावाले जी जिंदा थे उस वक्त सुखबीर बादल ने क्या टिप्पणी की थी उनके ऊपर? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या टिप्पणी की थी उनके ऊपर? ये बग्गा जो बीजेपी का नेता है, इसने क्या टिप्पणी की थी? बीजेपी के नेता तरुण चुग जी हैं, क्या क्या टिप्पणी की थी? सुनील जाखड़ जी उस वक्त कांग्रेस में थे, बावजूद इसके उन्होंने टिप्पणी की थी, और अब तो वो बीजेपी में है। तो ये दोहरा चरित्र इन लोगों का सिर्फ राजनीति करने के लिए, भगवंत मान जी संजीदगी और संवेदनशीलता के साथ इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको ऐसी सजा मिलेगी जो दूसरों के लिए नजीर बनेगी। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं। आज स्वयं मुख्यमंत्री गए थे, परिवार से मिलके आए हैं, कल हमारे कई मंत्रीगण गए थे, उसके पहले हमारे विधायक गए थे वहां पे। तो सरकार को कार्रवाई करने दीजिए। घटना बहुत बड़ी है, दुखद है, पीड़ादायक है, लेकिन कांग्रेस हो, अकाली दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जब तक सिद्धू मूसेवाला जी जीवित थे
उनके बारे में मैं ऐसी टिप्पणियां की जो मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल भी नहीं सकता, और आज आंसू बहा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है। सर, कश्मीरी पंडित निसंकोच पलायन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने सुना हिंदू शरणार्थी जिनको सीएए एनआरसी के तहत अधिकार देने की बात की थी, आज वो दिल्ली में कई जगह मौजूद है, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं अधिकार, वो हक नहीं मिले हैं। इस पे केंद्र सरकार कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती? तो ये केंद्र सरकार से पूछिए। पहली चीज, अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, यहां पाकिस्तान से आए हिंदुओं को वापस जाना पड़ा, तो आपने सिटीजनशिप क्यों नहीं दी उनको? नागरिकता क्यों नहीं दी आपने? आपको नागरिकता देनी चाहिए। जब आप ये मानते हैं कि उत्पीड़न से वो हिंदुस्तान आए और उनको फिर वापस जाना पड़ा क्योंकि आपने नागरिकता नहीं दी, तो ये सवाल है जो बनता है सरकार से। चलिए, एक सवाल यूपी से है। अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि बरेली के नाम बदला जाएगा। इसके लिए उत्तर सरकार ने जो है केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा, उसका नाम अब नाथ नगरी होगा। देखिए, नाक नगरी रखें कि कान नगरी रखें उससे हमें नहीं मतलब है। गोड़ नगरी रखें कि हाथ नगरी रखें, जो मन में आए रखें। हाथ जोड़ के भाजपाइयों से निवेदन है, 45 वर्षों में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ गई भैया, उसको दूर करो। किसानों की आय दोगुना कैसे होगी उसकी चिंता करो। भूखमरी के मामले में हम बांग्लादेश से भी ज़्यादा बदतर हालत पे पहुंच गए। हंगर इंडेक्स में 130 नंबर पे हम पहुंच गए, उसकी चिंता करो। देश की सारी संस्थाओं को तुम लोग बेच रहे हो, रेल बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, स्टेडियम बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, FCI बेच रहे हो। क्या करोगे? इनका नाम क्या रखोगे? सेल का नाम बेच दोगे, कुछ रख दोगे। एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, पूरा देश तो बेच रहे हो और नाम बदल रहे हो। नाक नगरी, कान नगरी, गोड़ नगरी, हाथ नगरी, मूड नगरी, पैर नगरी। नाथ नगरी। अच्छा, नाथ, अच्छा नहीं, मैंने सोचा नाक नगरी आपने कहा। तो बहरहाल मेरी चिंता सिर्फ यही है कि इस देश में बेरोजगारी कैसे दूर होगी, इस देश में कैसे। और फिर नाथ नगरी तो पूरा हिंदुस्तान है भाई, इसमें काहे के लिए चिंता कर रहे हैं गंगवार साहब?